नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएमओ की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम 6वां संबोधन होगा। और सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो बुधवार से प्रभावी होंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियां और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। और उत्तराखंड में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसमें सिर्फ राज्य के यात्री ही दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं को फिलहाल इजाजत नहीं मिलेगी चारधाम यात्रा को लेकर। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, लेकिन सिर्फ राज्य भर के लोग ही चारधाम यात्रा के दर्शन कर पाएंगे। राज्य के यात्री ही दर्शन कर पाएंगे और इस दौरान तमाम नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा। श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। फिलहाल ये कहा गया है कि जो दूसरे राज्य हैं वहां के श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर नहीं आ सकते हैं। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, अनलॉक 2 के गाइडलाइंस भी जारी हो गए हैं। इसके अलावा चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। किस तरह से इन तमाम चीजों को अब फॉलो कराया जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से यानी कि कल से चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। तो तमाम पहलुओं पर आपसे जानना चाहेंगे तैयारी किस तरह से उत्तराखंड सरकार की इसको लेकर। बिल्कुल नीलू, 1 जुलाई यानी कल से ये तमाम अनलॉक 2 की गाइडलाइंस लागू होंगी पूरे देश में और उत्तराखंड में इन्हें फॉलो किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि चारधाम यात्रा का इंतजार लंबे वक्त से था। इस बार बद्रीनाथ के कपाट वैसे 29 अप्रैल को खुलने थे, लेकिन कोरोना की वजह से 15 मई को खुले और तब से इंतजार था कि वहां पर दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। राज्य के श्रद्धालु कल से वहां दर्शन कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियम वहां पर लागू होंगे। चारों मंदिरों में, बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 यात्री दर्शन कर पाएंगे और सारे नियम उन्हें फॉलो वहां पर करने होंगे। अपना उनको पास लेना होगा। वेबसाइट देवस्थानम बोर्ड की तरफ से तैयार की गई है और उसके बाद हालांकि दूसरे राज्यों के यात्रियों के लिए अभी दर्शन नहीं खोले गए। दूसरी बात, जो देहरादून शहर है यहाँ पर भी कल से मंदिर खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे, सभी यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे देहरादून में। अब जो लॉकडाउन रहेगा वो सिर्फ प्रशासन ने फैसला लिया है कि संडे को देहरादून बंद रहेगा और उस दिन शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। रही बात स्कूल कॉलेजेस की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह चुकी है कि स्कूल कॉलेजेस 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे और देहरादून हो, नैनीताल हो, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर स्कूल्स हैं और जहाँ पर बोर्डिंग स्कूल्स हैं, जहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से तमाम बच्चे आकर पढ़ते हैं, तो उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा 31 जुलाई तक। बात रही फिर कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस में उत्तराखंड गवर्नमेंट ये मान के चल रही थी कि जुलाई में हो सकता है कि हम यहाँ पर एग्जाम करवा पाएं, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन की इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो अब राज्य सरकार इसको लेकर क्या सोचेगी, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर अभी तक सामने है कि एग्जाम्स होना अभी मुश्किल है। तो कॉलेजेस को के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी वेट करना पड़ेगा, स्कूल स्टूडेंट्स को अभी वेट करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट एक नया अपना गाइडलाइंस देगी, कुछ खाका जरूर खींचेगी। उसके लिए आज शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। नीलू, बिल्कुल। और चूंकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पर्यटन के लिहाज से काफी जरूरी है। ऐसे में चारधाम यात्रा भले ही राज्य भर के लोगों के लिए शुरू हो रही है, ऐसे में कहा गया है कि जो पब हैं, बार हैं, उनको भी अभी फिलहाल तो नहीं खोला जाएगा, जो अनलॉक 2 के जो गाइडलाइंस आए हैं। तो क्या सरकार इस पर भी मंथन करेगी कि हाँ, जहां पर कंटेनमेंट जोन या रेड जोन नहीं है वहां पर होटल्स, पब या बार कुछ खोले जा सके? ये क्या राज्य सरकार पर हम माने कि वो तय करेगी कि क्या कुछ हो सकता है इसको लेकर?
उत्तराखंड के लिए टूरिज्म उसकी रीढ़ है और टूरिज्म पे तमाम यहाँ के छोटे कस्बे हों, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हो, वहाँ पर गतिविधियाँ टूरिज्म पर बेस्ड हैं। जहाँ तक बात है धार्मिक पर्यटन की, धार्मिक पर्यटन में अब सरकार ने प्रयास किया है कि 4 धाम में यात्रियों के लिए दर्शन खोले जाएं, बाकी जगहों पर जागेश्वर धाम में दर्शन खोले जाएं जहाँ पर धार्मिक दर्शन होते हैं। लेकिन जो टूरिज्म है जिसमें उस इंडस्ट्री जो टूरिज्म जैसे ऋषिकेश है, नैनीताल है, कॉर्बेट पार्क है, तमाम जगहों पर मसूरी है, यहाँ पर टूरिस्ट अभी आएगा इस बात की संभावनाएं बहुत कम है। और जहाँ तक पब बार की जो बातें हैं या होटल्स ओपन हुए हैं, लेकिन पब बार अभी ओपन हो पाएंगे ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेगी, तो पब बार का भी खुलना मुश्किल है। कोरोना का संक्रमण अभी दिल्ली, मुंबई यहाँ पर बहुत ज्यादा है और एक जो बड़ा टूरिस्ट नंबर उत्तराखंड में आता है वो दिल्ली से आता है और दिल्ली में यहाँ भी हालात ठीक नहीं है। तो अभी टूरिज्म को लेके इतना बड़ा कोई स्टेप गवर्नमेंट लेगी ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को पिछले 3 महीने में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और जो मेन पीक पीरियड होता है मई जून का, जिसमें हिल में घूमने आता है टूरिस्ट, वो निकल चुका है। तो अब मानसून का सीजन और अब चुनौतियां बहुत ज्यादा होगी, तो टूरिस्ट आएगा ऐसा लगता नहीं है नीलू अभी फिलहाल। चलिए दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और हर राज्य अब इसको फॉलो करवाने की प्रक्रिया में लग चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज देहरादून में राजभवन पर सुबह 10:30 बजे 1 घंटे के लिए धरना देंगे। हरीश रावत पर कल बैलगाड़ी से बिना परमिशन निकलने पर केस दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में आज हरीश रावत धरना देने वाले हैं। आपको बता दें कि कल हरीश रावत ने बिना इजाजत पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम और बढ़ती महंगाई के खिलाफ रैली निकाली थी। कि इसके विरोध में कल मैं एकांगी तौर पर गवर्नर हाउस के सामने 1 घंटे का धरना दूंगा। अकेले, फिर दोहरा रहा हूं, अकेले धरने पर बैठूंगा। मेरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कोई वहां ना आए। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना को लेकर एक बयान दिया, जिसमें सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कृष्ण और क से कोरोना होता है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर युग में राक्षस पैदा होते हैं और उनके खात्मे के लिए भगवान जन्म लेते हैं, तो इसी तरह से कोरोना और क से कांग्रेस के खात्मे के लिए मोदी जी का जन्म हुआ। तो वहीं बीजेपी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि इस तरह के बयान कांग्रेसी नेताओं के मानसिक दिवालियापन का सबूत है। माना जी, अगर कौ से कृष्ण होता तो कौ से कंस भी होता है और कंस का खात्मा भगवान कृष्ण ने किया। मैं कह सकता हूं इस युग में मोदी जी कौ से कोरोना और कौ से कांग्रेस के खात्मे के लिए उनका जन्म हुआ है। इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी से आप बचें, क्योंकि भगवान की तुलना किसी राक्षस से करना ये शोभा नहीं देता है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने भगवान कृष्ण की तुलना कोरोना से की है, तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरी ओर अगर वो ये कहते कि क से कोरोना और क से कांग्रेस, तो ये बेहतर होता, क्योंकि कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस प्रकार के व्यवधान पैदा कर रही है, उससे साफ है कि वह कोरोना के साथ है, जबकि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। और अब आपको सुनाते हैं सूर्यकांत धस्माना का वो बयान जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। यही संदेश दे रहा है कि अपने अंदर झांको, मैं वही हूं। अब ये कह रहे नहीं बद्रीनाथ जी में ही है, केदारनाथ जी में ही है, वहां व्यापारी कह रहे भैया कोरोना हो जाएगा, वहां पंडा पुरोहित कह रहे हैं कोरोना हो जाएगा। कोरोना जो है भगवान कृष्ण ने भेजा हुआ है, कहां से कोरोना और कहां से कृष्ण। और कोरोना की दवा बना लेने के दावे को लेकर मचे बवाल के बीच बाबा रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी ने नोटिस का जवाब देने के में समय नहीं लगाया, लेकिन इसके उलट इस जवाब की समीक्षा करने में राज्य के आयुष विभाग को सुबह से शाम जरूर बीत गई। रामदेव की दिव्य फार्मेसी का कहना है कि उन्होंने कोरोना की दवाई बनाने का कोई दावा नहीं किया है, सिर्फ मीडिया ने इसका भ्रामक प्रचार किया। फार्मेसी ने दवाई के लेवल पर वायरस का कोई चित्र भी नहीं बनाया है। इसके अलावा फार्मेसी ने कोरोना किट नाम रखे जाने से भी इनकार कर दिया है। अब इस जवाब पर राज्य का आयुष विभाग 3 दिन बाद भी कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया है।
जारी किया गया था वो ड्रग कंट्रोलर के स्तर से जारी किया हुआ था और मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उनका कोई जवाब उसके संदर्भ में प्राप्त हुआ है। यह भी संज्ञानीय है कि इसका मूलतः जो है वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी उसका संज्ञान लिया गया था और उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार की एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है भविष्य में ना कर ली जाए जब तक कोई क्लेम्स जो है वो सत्यापित ना हो करके। मुझसे सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा है कि मैं आज 1 घंटे के अंदर हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और शायद अभी शाम अभी हमको भारत सरकार का जो भी डायरेक्शन है वो आ जाएगा। हाँ, और उसके बाद हम भारत सरकार के डायरेक्शन क्या हैं, उनका जवाब क्या है और कोई अगर कोई परिवर्तन कराना होगा, उनको कोई डायरेक्शन देना होगा दिव्य फार्मेसी को, तो हम कल उनको इस मामले में कोई डायरेक्शन देंगे। और सीएम त्रिवेंद्र रावत इन दिनों वर्चुअल रैली कर रहे हैं और हर रैली में इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि उनकी सरकार से करप्शन खत्म करने के साथ माफिया राज खत्म किया है। त्रिवेंद्र रावत के करप्शन पर किए वार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने अच्छा कदम बताया है। हरीश रावत से सवाल पूछा गया कि इससे पहले आपकी सरकार थी और सीएम करप्शन और माफिया राज खत्म करने की बात कह रहे हैं, जिसके जवाब में हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन करप्शन खत्म हुआ या नहीं ये फैसला जनता करेगी। बीजेपी का कहना है कि ये अच्छी बात है कि हरीश रावत सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये सरकारों का दायित्व है और यदि मुख्यमंत्री ने अपना दायित्व पूरा किया है तो उनको अपनी पीठ ठोकने का हक है, मगर किया है नहीं किया है इसका विश्लेषण जो है राज्य की जनता करेगी, चाहे दिल्ली के हो यहाँ की हो। ये इन्होंने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। अब करप्शन नहीं रह गया, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। आप देखिए किस तरीके से पीएम केयर फंड में चीन की सरकार पैसा दे रही है। कहा कि जनता ने बता दिया है कि मनमोहन सिंह को भी जनता ने अलग कर दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में दी। यहाँ भी जब लोग त्रस्त थे पिछली कांग्रेस सरकार में तो लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ही दिया था। और नैनीताल से बड़ी खबर, यहां पर 2 अलग अलग हादसों में 10 लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा भवाली रोड पर हुआ, यहां कार खाई में जा गिरी जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इसमें से 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि 1 घायल का रेस्क्यू अभी जारी है। वहीं रतिघाट में हुए दूसरे हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। 2 तस्वीर अलग अलग हादसों की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और झूठी जानकारी देकर घर वापसी करने वाले युवक पर पिथौरागढ़ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। युवक नोएडा से लौटे एक युवक ने मेडिकल और पुलिस टीम को बताया था कि वो गाजियाबाद से लौटा है, जबकि जांच में पाया गया कि युवक नोएडा के रेड जोन से लौटा था। युवक ने संस्थागत क्वारंटीन से बचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी गलत जानकारी दी थी। पुलिस ने युवक के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। और श्रीनगर गढ़वाल स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लाखों रुपए की धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गबन का मामला सामने आया है। वर्तमान शाखा प्रबंधन ने मैनेजर अनूप बिंदोला पर पिछले 1 साल में 54,97,427 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया और श्रीनगर कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बैंक प्रबंधन की तहरीर पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी गबन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसने बैंक मैनेजर थे, लोक सेवक के नाते बैंक का जो पैसा था, एफडी थी जो लोग, उसके पैसे का गबन किया गया और धोखाधड़ी करके डुप्लीकेट एफडी बना के जो गबन किया गया उसके आधार पर पंजीकृत किया गया। और देहरादून आरटीओ ऑफिस में शनिवार को आरटीओ निदेशक पठुई के कथित ट्रांसफर के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें ट्रांसपोर्ट विभाग में अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और उनके प्रमोशन में एक गैंग की शक्ल में सचिवालय और परिवहन आयुक्त कार्यालय के कुछ लोगों की संलिप्तता की ओर इशारा किया है। दरअसल बीते शनिवार को परिवहन आयुक्त
कार्यालय में पोस्टेड सुधांशु गर्ग एक ट्रांसफर ऑर्डर लेकर देहरादून आरटीओ का चार्ज लेने पहुंच गए। वहां आरटीओ हैरान हो गए। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। एस्पेक्ट्स पे लोग जांच कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसमें कई इंपॉर्टेंट लीड्स हमारे पास हैं और मुझे लगता है कि एक दिन में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी और फिर जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी आपको कम्युनिकेट करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चार धाम देवस्थानम एक्ट पर आज फिर सुनवाई होगी। सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया। कोर्ट में सरकार के जवाब में कहा कि सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 के विरुद्ध है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री समेत अन्य को बोर्ड में रखना गलत है, जबकि सरकार और अधिकारियों का काम अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था की देखभाल करना है, न कि मंदिर चलाने का इनका काम है। कोर्ट में रखी दलील में स्वामी ने कहा कि मंदिर चलाने का काम तीर्थ पुरोहितों और भक्तों का है। आज सरकार और अन्य पक्षकार इस मामले में अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। और रामनगर में एक शख्स अपनी नाबालिग लड़की की शादी की तैयारी कर रहा था और इसकी भनक जैसे ही लड़की को लगी, उसने इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल कर दिया। इस बात की सूचना दी पुलिस को, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को अपने साथ लेकर गई। लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया है। अब लड़की को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को दिया गया है, जहां पर उसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी मां और उससे बात की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी मां और भाई जो है एक्सपायर हो चुके हैं। पिताजी के साथ रहती है। पिताजी शाम दारू पीने का आदी है, उसके साथ मारपीट करता है, ज़बरदस्ती शादी करने की बात करता है। इस पर हमने जो है 10/9/8 पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित किया। कृषि उपज और पशुधन विपणन अध्यादेश 2020 अमल में तो आ गया, लेकिन मंडी समिति और आढ़तियों की मुश्किलें इससे बढ़ गई है। सरकार के इस फैसले के बाद मंडी उप कर्मचारियों की सैलरी निकालना भी मुश्किल हो गया है, जिसकी भरपाई अब मंडी समिति सोर्स बढ़ाकर करने जा रही है। असल में अध्यादेश के अमल में आने के बाद अब मंडी शुल्क खत्म कर दिए गए हैं, इसलिए मंडी समिति इनकम बढ़ाने के लिए वाहन पार्किंग ठेके पर देने पर विचार कर रही है। साथ ही डेयरी उत्पादों को भी मंडी में खोलने की जगह दी जाएगी। बकरा मंडी को भी निरंजनपुर मंडी में जगह देने की प्लानिंग की जा रही है और दुकानों का किराया भी बढ़ाया जाएगा। व्यवस्था कर दी गई है। इस परिसर के अंदर शुल्क लगा हुआ है और बाहर शुल्क नहीं है। इस वजह से मंडी का बहुत सारा कारोबार मंडी परिसर से बाहर चला गया है और मंडी में आने में इतनी अड़चने हैं, इतनी व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ रहा है कि ग्राहक बजाय मंडी परिसर के अंदर आने के बाहर से ही सब्जी लेने को प्राथमिकता दे रहा है। मंडी के सोर्सों को कैसे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले तो हमने तय किया कि जो हमारे यहाँ प्रवेश गेट है उसमें हम प्रवेश शुल्क लगाएंगे गाड़ियों पर। जैसे बाहर की जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उनको 100 रुपये प्रति गाड़ी और हल्के वाहन को 50 रुपये प्रति गाड़ी तय किया गया है। देहरादून में अगर आपने हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो आपको 15 जुलाई के बाद नगर निगम नोटिस भेजेगा। निगम क्षेत्र में अभी तक 1,26,000 हाउस होल्डर हैं, जिसमें से केवल अभी तक 98,000 हाउस का ही निगम को टैक्स मिला है। वहीं निगम ने 15 जुलाई तक टैक्स जमा करने वाले लोगों को 20% की छूट दी है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते निगम का हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ था। कुमाऊं कमिश्नर अरविंदर सिंह हालांकि अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। विकास भवन में जिले भर में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके साथ ही कुमाऊं के अन्य जिलों के अधिकारियों के साथ भी वो वीसी कर रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि अल्मोड़ा की कोसी की तर्ज पर ही कुमाऊं के अन्य जिलों में भी नदियों को पुनर्जीवित करने को लेकर योजना बनाई जा रही है। जल्द ही कुमाऊं भर के सभी जिलों से नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट्स के जो अच्छे थे और इसकी जो पृष्ठभूमि थी या जो स्टेप्स लिए गए, जो भी इंटरवेंशंस बायोलॉजिकल या मैकेनिकल होने हैं, उनको हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी शेयर करवाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उत्तरकाशी चिल्लियानी सौड़ में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर PMGSY सड़क निर्माण कार्य पर रोककर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि यहां लोगों को जमीन, नहर, गुल, फसल का प्रतिकर पिछले 6 साल से नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 3 किलोमीटर लंबी सड़क का काम रोक दिया गया और धरना वहीं पर शुरू कर दिया गया।
अल्मोड़ा के फलसीमा में गुलदार के हमले में 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और फिलहाल उनको इलाज के बाद अब घर भेज दिया गया है। फलसीमा के पास का ही एक वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें गुलदार सड़क पर दिखाई दे रहा है। गुलदार के इस वीडियो से गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग से ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग की है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हल्द्वानी में लगातार गुलदार के आने का सिलसिला जारी है। कल रात उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और पाम सिटी में दीवार पर गुलदार देखा गया, जो कुछ देर बैठा रहा और फिर वहां से निकल गया। और रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर लगातार 2 साल से एक तस्कर हाथी उत्पात मचा रहा है। यह हाथी अभी तक कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा चुका है। इसके हमले में एक व्यक्ति अपनी जान तक गंवा चुका है। बावजूद इसके कॉर्बेट प्रशासन इस पकड़कर इसको रेडियो कॉलर बनाने में अभी तक असफल साबित हुआ है। इसी को लेकर ट्रांसपोर्टरों का एक शिष्टमंडल सोमवार को पार्क के डिप्टी डायरेक्टर से मिला, जिन्होंने इस हाथी से शीघ्र निजात दिलाने की मांग की है। उत्तराखंड में हाथियों का कुनबा बढ़ गया। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में 2020 की हाथी की गणना के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। गणना के अनुसार 2017 में जहां हाथियों की संख्या प्रदेश में 1840 थी, वहीं इस बार बढ़कर 2026 हो गई है। राज्य में पहली बार हुई मगरमच्छ, घड़ियाल और उदबिलाव की गणना के आंकड़े भी जारी किए गए। गणना के अनुसार राज्य में मगरमच्छ की संख्या 451, घड़ियाल की संख्या 77, उदबिलाव की संख्या 194 है। समय के साथ पहाड़ की कई लोक परंपराएं गायब हो चली हैं। इन्हीं में से एक है मानसून से जुड़ी हड़की बॉल की परंपरा। लेकिन कुछ लोग आज भी इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। खोले दे माता, खोले भवानी, धार में केवड़ा। पहाड़ में रिमझिम फुहारों के बीच सीढ़ीनुमा खेतों में धान की रोपाई का दौर जारी है और इस धान की रोपाई से जुड़ी पहाड़ की ये हुडकी बॉल परंपरा, जिसे नैनीताल के सरियाताल गांव के ग्रामीणों ने आज भी जिंदा रखा है। हुडकी बॉल में एक शख्स हुडके की थाप पर गीत गाता है और रोपाई कर रही महिलाएं उसके साथ सुर में सुर मिलाती है। यह नाचगाई बड़ी हमारी संस्कृति से और नाचगाई बड़ी और एक आदमी हुडके बजो पछिल सब जानी है झाड़ कहते बनी और भेड़ को नहीं भगवानों नाम ले लेनी और में फसल सही है और सब परिवार सही है। हुडके की थाप के साथ पहाड़ी बोली में गाए जा रहे लोकगीत उत्तराखंडी संस्कृति का अहम हिस्सा है। इन गीतों के सुर मुश्किल रोपाई को बेहद आसान बना देते हैं। ये पहाड़ी संस्कृति है, इसमें हम भगवानों के भजन करते हैं या पहाड़ी लोकगीत गाते हैं, जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी वो होते हैं, जैसे लास्ट में आलू के गुटके भी बनते हैं और हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल वाले काम का करने। पहाड़ की ये सुरीली रोपाई आपसी मेलजोल बढ़ाने का अनोखा जरिया है, लेकिन इसके बहाने पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर रोपाई करते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में सुरों की तर्ज पर अब बंदरों को भी मारने की इजाजत होगी। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में बंदरों को पीड़क जीव घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार के हरी झंडी मिलने के बाद अब फॉरेस्ट एरिया से बाहर खेतों आदि स्थानों पर बंदरों को मारने की अनुमति होगी। उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार करीब 1.5 लाख बंदर हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस फैसले का विरोध भी होने लगा है। बजरंग दल ने इस पर आंदोलन की चेतावनी दी है, तो दूसरी ओर वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर वो बंदरों को मारने के हिमायती नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट मिनिस्टर होने के नाते उनको ये निर्णय लेना पड़ा है। मंत्री का कहना है कि बंदर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।